राइट। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि अकाउंटिंग क्या है, हम अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन क्यों बनाते हैं, हु आर द यूज़र्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग करने के एडवांटेजेस क्या हैं, अकाउंटिंग करने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, इन सारे बेसिक पॉइंट्स को हम पहले अभी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। जस्ट इन केस यू आर नॉट क्लियर ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स और आपको रिविजिट करना है, सो देर इज़ अ लिंक समवेयर हियर, कुछ एक लिंक होगा, यू क्लिक ऑन दैट लिंक एंड इट विल टेक यू टू द वीडियो, द प्रीवियस वन। जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो अगेन एंड गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड एंड देन कम बैक टू दिस टॉपिक राइट अवे। ओके, तो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है। लेट्स गेट इनटू मोर ऑफ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। अकाउंटिंग के एक्चुअल अकाउंटिंग हम करके देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज द बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। जो बेसिक टर्म्स हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, यानी कि इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। ऑलराइट, व्हेन वी गो एंड वी वांट टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज, सपोज आप आज स्कूल में जाके आप इंग्लिश समझते हो, आई मीन लाइक नो, दैट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज इंग्लिश तो हम लोग पढ़ते थे, हम लोग अपने ज़माने में जाके इंग्लिश पढ़ते थे। हम लोगों को बस वही उतना ही तक, अगर ठीक है, अगर किसी को इंग्लिश थोड़ी बहुत अगर ढंग से आ जाती थी तो पापा मम्मी पूरे मोहल्ले पड़ोस में सबको जाके बोलते थे कि हमारा बच्चा तो बहुत सही इंग्लिश बोलता है। अपन भी बड़े शान से पूरे मोहल्ले में घूम रहे होते हैं कि हाँ हमें तो बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है। बेइज्जती तब होती है जब पता लगता है कि सामने वाले को भी इंग्लिश आ जाती है। खैर, अभी बात करते हैं आज के ज़माने में। मतलब आप लोग, जैसे आप लोग तो वैसे ही इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलते हो, हिंदी बहुत बढ़िया बोलते हो, उसके अलावा आप लोग जाके स्कूल में फ्रेंच सीखते हो या जर्मन सीखते हो। दिस इज़ लाइक फ्यू ऑफ द लैंग्वेजेस दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ लर्निंग दीज डेज। तो जब आप क्लास में जाके लैंग्वेज नहीं सीखते हो तो उसके बेसिक टर्म्स आपको सिखाए जाते हैं, है ना। आपको उनको सिखाया जाता है कि अच्छा हेलो को आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में कैसे बोलना है, या फिर आपको बोलना है कि तुम क्या कर रहे हो, उस सेंटेंस को हम अपने अलग अलग लैंग्वेजेस में कैसे बोलते हैं। सिमिलरली हम जब अकाउंट्स की बात करते हैं, तो अगर हमको अकाउंट्स में आगे बढ़ना है, अगर हमको अकाउंट्स में आगे सीखना है कि उनके कैसे हमको अकाउंटिंग करनी है, अकाउंट्स के लिए हमको क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है, तो हमको अगर अकाउंट्स की भाषा सीखनी है, देन वी हैव टू लर्न दीज बेसिक टर्म्स। ओके, एंड दिस इज गोना बी अ लॉन्ग वीडियो, इसीलिए इसको मैंने दो हिस्सों में बांट ले रहे हैं। इसको अब आई डू अ पार्ट 1 ऑफ इट, आई डू अ पार्ट 2 ऑफ इट, बिकॉज just that it gets a little easier for you also and for me as well. ऑलराइट, तो अभी हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 कंटिन्यूएशन। हमारा जो पिछला वीडियो था, अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रेफ़र करेंगे आपको ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स उसी में इंक्लूडेड मिलेंगे, बट इट्स बेटर दैट वी रेफ़र टू टीएस गरेवाल। उसका चैप्टर 2 इट्स अ सेपरेट चैप्टर ऑल टुगेदर। उसमें काफ़ी ज़्यादा और भी टर्म्स इन डिटेल समझाए गए हैं, एंड आई take that as a base and I'll pick up all the terms that we basically used when we are doing accounting. Okay, so first concept is entity. Entity means a specifically identifiable business enterprise. Specifically identifiable business enterprise. So what is important here? Specifically identifiable मतलब जो बिजनेस है, अगर ये मेरा बिजनेस है, आज सपोज मैं अक्षदा, मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, मे बी आई डू एन ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स का बिजनेस। ओके, सो आई जस्ट सेल, ओके ये मेरे लिपस्टिक्स हैं, ओके सो आई हैव माई मेकअप प्रोडक्ट्स और मैं उन मेकअप प्रोडक्ट्स को बेचती हूँ। ओके, सपोज मेरा लुक्स कॉस्मेटिक्स, ऑलराइट, तो ये मेरा बिजनेस है। अक्षदा और लुक्स कॉस्मेटिक्स फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस आर टू डिफरेंट एंटिटी. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2. नो मैटर हाउ मच वी से वी एसोशिएट आवरसेल्व्स टू द बिजनेस, हम कितना ही बोल लें कि हम और बिजनेस एक ही हैं, एक्चुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन अकाउंटिंग टर्म्स, अक्षदा and Lux Cosmetics, they are two different existing entities. Business
इट्स एन आर्टिफिशियल एंटिटी, मतलब आई एम अ लिविंग पर्सन, मैं तो जी रही हूँ। बिजनेस लिविंग पर्सन नहीं है, इट्स एन आर्टिफिशियल एंटिटी, पर ये सेपरेट है। ओके तो जो भी ट्रांजैक्शन अक्षदा अपने घर के लिए करती है, सपोज अक्षदा एक अपना घर खरीद लेती है, ओके सो इस घर को हम बिजनेस के नाम पर नहीं बुक करेंगे, वी विल नॉट बुक दिस ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग अ हाउस इन द बुक्स ऑफ लुक्स कॉस्मेटिक्स, ठीक है, बिकॉज अक्षदा एंड लुक्स कॉस्मेटिक आर टू सेपरेट एंटिटी। एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन नॉट जस्ट दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर कवरिंग टुडे एंड ओवर दिस नेक्स्ट वीडियो, जो दोनों हम पार्ट्स में कवर करेंगे, दीज आर सो हैंडी दैट इट्स नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सेट द बेस फॉर अकाउंटिंग। आप आगे जाके, एंड दिस इज़ वॉट आई एम टेलिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यूइंग लाइक hundreds and thousands of people across my career, इंटरव्यूज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्ले करते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट, हम कभी भी अगर व्हेन आई इंटरव्यू पीपल या फिर व्हेन आई हैव बीन इंटरव्यूड, मैं अगर अपने पिछले रोल्स में देखूं, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो हमसे भी ये सारे सवाल किए जाते थे कि ये सारे टर्म्स क्या हैं, जस्ट टू टेस्ट आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट फ्रॉम क्रैकिंग योर क्लास 11 क्लास 12 आगे का आपका बेस बनाएगा, बट ऑल्सो हमको आगे ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट यू गेट दीज कॉन्सेप्ट्स राइट। ऑलराइट, तो वी से बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है दैट द एंटिटी एंड द बिजनेस ओनर आर टू डिफरेंट आइडेंटिफाइबल एंटिटीज। The next one, say we say what is a business transaction. Business transaction is an exchange of money, goods and or services. ठीक है, अभी अपने पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था चाचा जी घर आए थे। चाचा जी जब घर आए थे तो उन्होंने चिंटू को 100 रुपया दे के गए थे, ठीक है। अब ये चिंटू 100 रुपया लेके जाकर बगल के किराना शॉप से उसने कहा चलो मैं जाके अपने लिए एक डेयरी मिल्क ले आता हूँ, ठीक है। चिंटू ने, ये है हमारा चिंटू, चिंटू ने शॉप में जाके क्या दिए, 100 रुपये में से उसने 50 रुपये दिए और बदले में उसको क्या मिली, डेयरी मिल्क, ओके। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। मनी एक्सचेंज करके बंदे को क्या मिला है, डेयरी मिल्क, ऑलराइट। दिस इज ऑल्सो व्हाट वी कॉल एज अ डबल एंट्री ट्रांजैक्शन। हम डबल एंट्री की जब बात कर रहे थे, हमने जब अपने पिछले डिस्कशन में बात किया था कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, ठीक है। डबल एंट्री मतलब क्या है, हर चीज़ में एक लेन देन होता है, और ऐसा नहीं हो सकता कि चिंटू जाके दुकान से डेयरी मिल्क उठा के ले आए और बदले में चिंटू को या तो कुछ पैसा ना देना हो, या फिर उसको उसकी मम्मी को बाद में पैसा ना देना हो, या फिर बदले में उसको कुछ सामान नहीं देना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन का लेन और देन दोनों साइड होता है। सो एक्सचेंज ऑफ मनी, इसको मनी एक्सचेंज किया, ठीक है। गुड्स एंड और सर्विसेज, ठीक है। गुड्स की बात करे जाए, कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। ये चिंटू अपने क्लास में बैठा हुआ था, ठीक है। चिंटू जब क्लास में बैठा हुआ था उसको पास तो अब उसने ये डेयरी मिल्क खरीद ली थी। वो डेयरी मिल्क लेके क्लास में बैठा हुआ था, सोच रहा था कि मैं अपनी बढ़िया से डेयरी मिल्क खाऊंगा। फिर उसको याद आया कि मैंने तो आज क्लास में एग्ज़ाम के लिए मैं पेन ही नहीं लेकर आया हूँ, ठीक है। अब उसको क्लास में जब पेन से लिखना है तो उसने बगल वाले अपने दोस्त से बोला कि सुन जरा मेरे को एक पेन दे दे। दोस्त भी चालाक था, उसको तो डेयरी मिल्क खानी थी। उसने बोला अच्छा ठीक है, मैं तेरे को पेन दे दूंगा, बदले में तू मेरे को अपनी ये डेयरी मिल्क दे दे, ठीक है। उसने कहा चल ठीक है, एग्ज़ाम तो लिखना ज़रूरी है, तू पेन दे दे, मैं तेरे को अपनी डेयरी मिल्क दे देता हूँ। इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हमने क्या करा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स किए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। आपने पहले अपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि बार्टर सिस्टम चलता था पहले के ज़माने में। बार्टर सिस्टम मीन्स व्हाट, कि हम लोग अपने गुड्स के बदले में गुड्स देते हैं। तो चिंटू ने क्या दिया, चिंटू ने बगल वाले दोस्त को, मान लो ये है पिंटू,
ठीक है। तो चिंटू ने पिंटू को दिया डेयरी मिल्क और पिंटू को चिंटू से क्या मिला, एक पेन। इस ट्रांजैक्शन में भी देखो आप, कुछ एक सामान जा रहा है, एक सामान आ रहा है, पर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है इन रिलेशन टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ओके, पहला ट्रांजैक्शन जो हमने देखा था, दिस वाज एन एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू मनी। और अभी देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। अब गुड्स और सर्विसेज में भी आपको अंतर करना समझ में आना चाहिए। गुड्स मतलब हम जैसे अगर जाते हैं, हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं, दैट्स कॉल्ड गुड्स। सर्विसेज मतलब क्या होते हैं, सर्विसेज वो होते हैं हमको जो हम बेनिफिट्स लेते हैं। आप सपोज आज जाके किसी होटल में रुक रहे हो, ठीक है, आप होटल की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, आप होटल का कमरा नहीं लेकर आ जाते हो, आप होटल में जाते हो, होटल में रुकते हो, होटल को एक्सपीरियंस करते हो, दैट्स कॉल्ड अ सर्विस, दैट्स नॉट गुड्स। ऑलराइट, सो अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में हम अपने गुड्स भी बेचते हैं, गुड्स और बिज़नेस हमारे इट्स ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। चलो, अब आप लोग थोड़े से बड़े तो हो गए हो, क्लास 11th में पहुंच गए हो, थोड़ी सी बदमाशी करने लगे हो, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है, ओके, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। इसको इम्प्लीमेंट मत कर लेना, ठीक है। अब क्लास 11th में पहुंच गए हो, उसमें चिंटू बोला कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया हूँ, मैं तो किसी भी टीचर को परेशान कर सकता हूँ, मैं किसी भी टीचर की क्लास में बात कर सकता हूँ। बाकी सारे दोस्त भी बोले अच्छा चल ठीक है, तू ये वाले अकाउंट्स की टीचर की क्लास में तू बात करके दिखा। ठीक है, उसने बोल दिया ठीक है ओके, मैं अकाउंट्स की टीचर अकाउंट्स की क्लास में मैं बात करके दिखाऊंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा। सारे दोस्त बोले अच्छा ठीक है, हमारे पास एक डेयरी मिल्क है, पिंटू के पास एक डेयरी मिल्क है, पिंटू ये डेयरी मिल्क तुमको दे देगा। बोले ठीक है। तो जब अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट हुई तो चिंटू ने जाके अकाउंट्स की क्लास में हल्ला गुल्ला चालू कर दिया। ऑलराइट, अकाउंट्स की टीचर ने वो उसको बाहर निकाल दिया, वो बात की बात है, पर उसने हल्ला कर दिया। उस हल्ले को करने के बदले में चिंटू को पिंटू से क्या मिल गया, उसको मिल गई उसकी डेयरी मिल्क वापस। ऑलराइट, बदले में चिंटू ने क्या दिया, क्या कुछ सामान दिया, नहीं। क्या कुछ पैसा दिया, नहीं। उसने दिया एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। सर्विस क्या है, मतलब कि आप ये मान लो सबको एंटरटेनमेंट मिला, एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो सर्विस। आप जैसे मूवी हॉल में जाते हो, इट्स कॉल्ड सर्विस, है ना। हम जाके मूवीज देखते हैं, वी डोंट टर्म इट एज गुड्स, वी टर्म इट एज सर्विसेज। ऑलराइट, सो बिजनेस ट्रांजैक्शन कुड बी ईदर एक्सचेंज ऑफ मनी भी हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी हो सकता है, एंड इट कुड ऑल्सो बी एक्सचेंज ऑफ services. Alright, hope this concept is quite clear to you, because उससे ही हम आते हैं characteristics of a business transaction पे। Okay, तो I'll just remove all this what I've written. So when we talk about characteristics of a business transaction, we say business transaction should have a financial value. Alright, financial value होने का क्या मतलब होता है। फाइनेंशियल वैल्यू मतलब कि अब हमने जो भी बिजनेस किया, अब जो ट्रांजैक्शन किए, चाहे पहले एग्जाम्पल में हम देखें जब चिंटू किराने की दुकान से डेयरी मिल्क लेके आया था, दूसरे एग्जाम्पल में अगर देखें तो चिंटू ने पिंटू को डेयरी मिल्क के बदले में उससे पेन लिया था, या फिर अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें, अगर उसने सर्विस दी थी, उसने क्लास में हल्ला मचाया था, लोगों को एंटरटेन किया था। उन तीनों एग्जाम्पल में इट हैज अ फाइनेंशियल वैल्यू। फाइनेंशियल वैल्यू कैसे, अगर वो जो डेयरी मिल्क, अब हमने पहले वाले में तो बहुत क्लियर है, पैसा दिया डेयरी मिल्क ली। सेकंड एग्जांपल में अगर वो डेयरी मिल्क उसने नहीं खरीदी होती, अगर वो डेयरी मिल्क चिंटू के पास पहले से नहीं होती, तो बदले में उसको अपना कुछ और सामान पिंटू को देना होता। ठीक है, और वो डेयरी मिल्क कभी ना कभी चिंटू ने पहले खरीदी हुई थी, उसका एक फाइनेंशियल वैल्यू है। एंड देन इट्स इंपॉर्टेंट कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसकी फाइनेंशियल वैल्यू हो, वरना आप अकाउंट्स में बुकिंग क्या करोगे। अगर आपका फाइनेंशियल वैल्यू नहीं होगा हमारा, तो आप बुकिंग क्या करोगे। इट कुड बी रुपीज, इट कुड बी डॉलर्स, इट कुड बी इन एनी टर्म्स।
अगर आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे तो क्या आप बिजनेस ट्रांजैक्शन में बोलोगे कि हमने अच्छा ठीक है हमने 10 चॉकलेट खरीदी, ठीक है 10 चॉकलेट खरीदी, हमने 100 सपोज केक्स खरीदे, ठीक है हमने ये खरीद तो लिए, क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं अपना खर्चा दिखाने के लिए? क्या हम 10 चॉकलेट और 100 केक्स को ऐड कर सकते हैं? नो वी कांट। तो हमको क्या है, एक सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए, और वो सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज द मॉनेटरी मेजरमेंट, जो फाइनेंशियल वैल्यू है। तो 10 चॉकलेट की सपोज हमने कहा कि चलो 1000 रुपया की वैल्यू है, और 100 केक्स की वैल्यू सपोज 3000 है, तो हमने टोटल करके बोला कि हमने खर्चा किया है 4000 रुपया का। Okay, so characteristic first one is it has to have a financial value. It is supported by a source of document. Okay, source of document मतलब आप मोस्टली जब भी अपने कहीं सुपरमार्केट में जाते हो, आस पड़ोस में सामान खरीदने जाते हो, so you get a small bill. उस बिल को हम बोलते हैं इट्स अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, उस बिल को हम संभाल के रखते हैं, ठीक है। मोस्टली अब आप बोलोगे कि नहीं हम तो नीचे सब्जी वालों से लेने जाते हैं तो वो हमको बिल नहीं देते। बिल वो इसलिए नहीं देते क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ वेरी इनफॉर्मल काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन, पर आप पैसे देते हो। अगर आप बोलोगे कि भैया हमको तो बिल चाहिए ही चाहिए, तो भैया वो बिल आपको दे देंगे। और इस मामले में मेरी मम्मियाँ बहुत तेज होती हैं, वो सब्जी वाले से भी बिल ले लेती हैं कि हमको दिखाना है, तुम तो हमको बिल दे दो भैया, ठीक है। तो इट हैज टू हैव इट शुड बी सपोर्टेड बाय अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। It brings a change in the statement of financial position. अब statement of financial position क्या होता है? Statement of financial position बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम है। आपकी एक दिन पे क्या पोजीशन है, आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, आपकी कितनी स्टैंडिंग है, आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज है, आपकी कितनी देनदारी, आपको कितना लेना है, ठीक है। हमारे पास कितना कैश पहले से पड़ा हुआ है, हमारे पास कितना बैंक बैलेंस पड़ा है, हमको कितना उधार देना है। ओके ये सारे जो भी हमको ट्रांजैक्शंस होते हैं, इससे हमको मिलता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर उसकी फाइनेंशियल वैल्यू होगी सिर्फ तभी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाया जाएगा, और उस बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे फर्क पड़ेगा। इट ब्रिंग्स अ चेंज, या तो हमारे असेट्स कम होंगे या हमारे असेट्स बढ़ जाएंगे, हमारा कैश कम हो जाएगा। मान लो हमने गुड्स खरीदे, ठीक है, हमने अपना स्टॉक बढ़ाया, हमने क्या दिया बदले में? कैश। चिंटू ने डेयरी मिल्क बढ़ाई, बदले में क्या दिया? फर्स्ट एग्जाम्पल में कैश। चिंटू ने डेयरी मिल्क सेकंड एग्जाम्पल में कम करी, बदले में क्या मिला उसको? पेन, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब अगर चिंटू अपना बैलेंस शीट बनाने बोले तो क्या वो अपना बोलेगा कि मेरे पास डेयरी मिल्क है? नहीं, चिंटू बोलेगा मेरे पास एक पेन है। सो दिस ब्रिंग्स अ चेंज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. It has dual aspects or two sides, receiving the benefit and other is giving the benefit, and this is exactly what I spoke few minutes back कि ये हमारा होता है डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं. देयर विल बी अ गिवर, देयर विल बी अ रिसीवर. ठीक है, गिवर जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में अगेन डेयरी मिल्क हमने वापस ली, किससे ली? हमने दुकान वाले से डेयरी मिल्क ली. गिवर हमने क्या दिया? कैश दिया. कोई भी ट्रांजैक्शन इफ यू हैव टू बुक इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट हैज टू हैव बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन. आप अकेले बैठ के ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ठीक है मेरे पास पहले की एक डेयरी मिल्क रखी हुई थी, मैं उसको खा लेता हूँ और मैं इसको बोलूंगा कि अच्छा ठीक है मैंने अपने आप से एक ट्रांजैक्शन कर लिया और मैंने वो डेयरी मिल्क खा ली. एक तो उसमें दो पार्टीज नहीं है, हम अपने आप से नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन. किससे आप बोलोगे कि मैंने किससे डेयरी मिल्क ली और किससे खाई? अगर मेरी डेयरी मिल्क है तो मैं उसको खाऊं, मैं उसको रखूं, वो सेपरेट मैटर है. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. ओके, नाउ व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस ट्रांजैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है, इन टाइप्स को वी वांट टू डिस्कस बेस्ड ऑन वेदर इट्स एन इंटरनल ट्रांजैक्शन और एन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. ठीक है, अब
हम वो चिंटू पिंटू के एग्जाम्पल्स भूल कर लेट्स गेट इनटू बिजनेस। अब अगर हम बिजनेस में आते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो हम ट्रांजैक्शंस क्या बोलते हैं? इट कुड बी ईदर इंटरनल और इट कुड बी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली पार्टीज से जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस की बाहर वाली पार्टीज से। और ये मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द एंटिटी, दे आर टू डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स, दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है, अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन, अगर मान लो ओनर ने बिजनेस को दिया सपोज 1000 रुपया, मैंने अगर अपने बिजनेस में 1000 रुपया लगाया, हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट, दिस इज व्हाट, दिस इज एन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, क्योंकि कहने को तो बिजनेस और मैं एक ही हूं, but for accounting purposes we are two separate entities. Alright, all such transactions, मान लो मैंने अपन अपने वो वाले एग्जाम्पल में ले लें जो हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल लिया था। मम्मी ने चिंटू से बोल के समोसे बुलवाए और मम्मी ने 100 रुपया समोसे के दिए। समोसा वाले भैया को जब मम्मी ने पैसे दिए, इट्स एन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, वो बाहरी ट्रांजैक्शन है। पापा से मम्मी ने जब पैसे लिए तो मम्मी ने 1000 रुपया की एंट्री करी थी। ओके, इट्स एन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, सो ऑल दीज आर द एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। देन व्हाट आर इंटरनल ट्रांजैक्शंस? तो फिर हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, अगर ओनर भी अलग है, हम भी अलग है, बिजनेस यूनिट भी अलग है, तो इंटरनल क्या हुआ? बिजनेस का अपना खुद का खर्चा। बिजनेस जब हम चलाते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। जैसे मान लो कि आज मेरे पास मैंने मशीनरी खरीद ली, मैंने मशीनरी खरीदी, या मान लो मैंने अपना एक मोबाइल खरीदा। ओके, मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस चलाने के लिए मैं अपना ये वाला मोबाइल यूज करते हैं। ठीक है, इस मोबाइल को जब मैं यूज करती हूँ, धीरे धीरे ये मोबाइल खराब होता जाता है, और ये मान लो मेरा मोबाइल चला सपोज 3 साल। मुझे पता है कि इस मोबाइल को जब मैंने लिया, इस मोबाइल की लाइफ 3 साल ही रहेगी। ठीक है, इस 9000 के मोबाइल को मैं क्या करती हूँ, धीरे धीरे 3 सालों में डेप्रिसिएशन डालती हूँ। कैसे? मैंने लिया पूरा 9000 रुपया, मैंने सोचा कि 3 साल में उसकी लाइफ 3 साल की है, तो मैं इसका जो खर्चा है 9000 का, उसको मैं 3 सालों में बांट देती हूँ। उसको मैं हर साल 3-3 हजार रुपया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रही हूँ, एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब अब मैं इसको अपने अकाउंट्स में दिखाती हूँ कि मैंने 3000 का खर्चा किया। सॉरी, जस्ट वेंट। ओके, तो मैंने बताया कि मैंने 3000 रुपया का खर्चा किया। ऑलराइट, सो दीज आर कॉल्ड इंटरनल ट्रांजैक्शंस। ये सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स के लिए, हम अकाउंट्स के लिए, असल में इसमें कैश बाहर नहीं जा रहा है, पर इसमें हम तभी भी उसको अपने लिए एक खर्चा दिखाते हैं। तो इसमें भी 2 एस्पेक्ट हो जाएंगे। एक तरफ हम क्या कहेंगे कि अच्छा ठीक है, हमने जो मोबाइल की वैल्यू, जो मैंने मोबाइल 9000 का खरीदा था, उसकी वैल्यू मैंने 1 साल बाद 3000 से कम करके कितनी कर दी? 6000 रुपया। अब मेरे पास ये मोबाइल सिर्फ 6000 रुपया का बचा है। 2 साइड के ट्रांजैक्शन हो गए, एक हो गया खर्चा और दूसरा हो गया हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हो गई है कम। ओके, दूसरे टाइप के ट्रांजैक्शंस हम जो होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। ओके, कुछ ट्रांजैक्शन हम कैश बेसिस पे करते हैं, कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं। कैश इज वेरी सिंपल। चिंटू जब जाके डेयरी मिल्क लेने गया था, उसने 50 रुपये दे के क्या लिया था? डेयरी मिल्क। ठीक है, कैश गया, सामान आया। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड अ कैश ट्रांजैक्शन। व्हाट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्रेडिट वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमारे क्रेडिट वर्दीनेस पे हमको मिलते हैं। हम अपने बिजनेस में काफी समय से हैं, हमको क्या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम रोज रोज कहाँ तक आपको पैसा का, कि 100 रुपया का सामान खरीदा, 50 रुपया का सामान खरीदा, कहाँ जल्दी से जाके हम पैसा लेके जाएंगे, सामान लेकर आएंगे। तो हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, आप हमको सामान इकट्ठा दे दो, हम हर 14 दिन पर आपको उसका पैसा देते रहेंगे। हर 14 दिन का हमको क्रेडिट दे दो। क्रेडिट इज व्हाट? उधारी दे दो।
तो हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को ईदर वी कैन डू इट इन कैश और वी कैन डू इट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट. ओके, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी क्लियर टू यू. व्हाट आर द बिजनेस ट्रांजैक्शंस? हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ऑलराइट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और हम कौन कौन से टाइप के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Moving to the next topic where we want to discuss what an account is. Account is a record of transactions under that head. Cash and credit. For example, sales, purchase, salaries, etc. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है. उस एक हेड के अंडर मम्मी ने जब अपनी एक डायरी बनाई थी, उस डायरी में वो जब खर्चा लिख रही थी, उन्होंने ये भी लिखा था कि उन्होंने सब्जी वाले को महीने भर में 40 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, उन्होंने इतना पैसा खर्चा करा है सब्जी पर. ठीक है, मम्मी ने ये नोट किया था कि मम्मी ने दूध वाले को 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक कितने दिन कितने लीटर दूध आया, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, उनने ये नोट करा. ठीक है, इस एक एंट्री को जो ट्रांजैक्शन वाइज हम एक जो एंट्री बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एन अकाउंट. सब्जी का जो हमने खर्चा किया, सारे सब्जी के खर्चे हम जब एक सेट एक के अंडर एक लिखते जाते हैं, हम एक के अंडर एक लिखते जाते हैं, उस हेड में हमको पता करना है कि टोटल सब्जी का खर्चा क्या हुआ. हम क्या खोलेंगे? सब्जी का अकाउंट. ठीक है, अब इसमें हम खर्चा चाहे हम कैश पे कर रहे हो, चाहे हम क्रेडिट पे कर रहे हो, हम उस ट्रांजैक्शन को नोट करते हैं. जब मम्मी ने समोसे वाले भैया को पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने 10 समोसे के पैसे तभी भी नोट किए थे. ये किसका अकाउंट था? ये था समोसे वाले भैया का अकाउंट. ठीक है, पर जब उन्होंने समोसे वाले भैया को 100 रुपया दे दिए तो उनने उसमें से कट कर दिया 100 रुपया. ठीक है, उन्होंने कहा कि उनके अकाउंट में अब उनको कुछ देना नहीं है, पर उनका कैश 100 रुपया से कम हो गया. ऑलराइट, सो दीज आर कॉल्ड अकाउंट्स. ये एक अकाउंट है. दिस इज समोसाज अकाउंट, दिस इज सब्जी अकाउंट, दिस इज दूध वाला अकाउंट. ऑलराइट, अभी अकाउंट्स में जाए. हम अपने बिजनेस में कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं? सेल, हमने जो भी सेल करी, हमने मान लो मेरा जो लिपस्टिक का लुक्स कॉस्मेटिक्स जो मेरा बिजनेस है, उस बिजनेस में मैंने कितनी सेल करी, मैंने कितने लिपस्टिक्स बेचे. ठीक है, सारी मैंने जो लिपस्टिक बेची, 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, मैं इसको एक के अंडर एक लिखते जाऊंगी. तब मुझे पता चलेगा कि मैंने महीने में 1600 रुपए की बिक्री करी है, 1600 रुपए के मैंने लिपस्टिक्स बेचे हैं. ठीक है, इन लिपस्टिक्स को मैंने कितने में खरीदा? ठीक है, ये आ गया हमारा परचेज अकाउंट. मैंने लिपस्टिक सपोज 50 रुपए में खरीदी, सपोज मैंने 500 रुपए में खरीदी, सपोज मैंने 300 रुपए में खरीदी. ठीक है, कितने हुए? 850 रुपए. मैंने 850 की लिपस्टिक्स खरीदी, मैंने 1600 के लिपस्टिक्स बेचे. दिस इज अ परचेज अकाउंट, दिस इज अ सेल्स अकाउंट. ऑलराइट, इसी तरह से हम हर एक ट्रांजैक्शन हेड के लिए एक अकाउंट बनाते हैं. ओके, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स कि हम उसको कैसे ग्रुप करते हैं व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड दैट इज ड्रिवन बाय द कंपनीज एक्ट. और जो हमारे गैप्स होते हैं, दे लेट अस नो कि हमको कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को हम ग्रुप कर सकते हैं एक के अंडर, एंड दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर नाउ एटलीस्ट. तो इसलिए आप अभी के लिए समझ लो कि अकाउंट क्या होता है. Okay, so what we are talking about is capital now. Capital is the claim of owners or the proprietors in the business. और ये important है, ये बहुत important है, क्योंकि हमने क्या बोला था? Owners और business अलग अलग है. अक्षदा is different from Lux Cosmetics. ठीक है, अक्षदा ने जो बिजनेस में पैसा डाला वो अक्षदा का क्या है?
कैपिटल। ठीक है, अब मैंने मान लो बिजनेस में 1000 रुपया डाला, और बिजनेस हर कोई किस लिए रन करता है? बिजनेस इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। तो अब मैं बिजनेस से उम्मीद करूंगी कि वो कम से कम मुझे 1000 रुपया तो वापस दे, साथ में मेरे को कुछ 400-500 रुपया प्रॉफिट भी दे। ठीक है, बिजनेस के लिए ओनर्स, प्रोप्राइटर्स क्या है? लायबिलिटी, जिम्मेदारी है, और ओनर्स जो है, ओनर्स का जो बिजनेस को पैसा लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। Alright, then we talk about drawings. Drawings are what? These are the amounts, goods or assets taken by the proprietor for personal use. ठीक है, अब जो मैंने लुक्स कॉस्मेटिक, अब मैंने अपने बिजनेस के लिए सपोज मैंने 10,000 रुपए के मैंने लिपस्टिक्स खरीदे हुए थे। ठीक है, इन 10,000 रुपए के जो मैंने लिपस्टिक्स खरीदे हुए थे, मेरा ये बिजनेस में कैपिटल है। ठीक है, अक्षदा ने लुक्स कॉस्मेटिक्स में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। ऑलराइट, अब इसका ये मतलब नहीं है कि जब मुझे शादी में जाना है तो मैं इसमें से लिपस्टिक निकाल लूं और मैं कहूं कि मैं, बिजनेस तो अपना ही है, सब कुछ मेरा ही है, तो मैं लेके लिपस्टिक को यूज कर लूं और मैं उसको अपने पास रख लेती हूँ। नहीं, बिजनेस की लिपस्टिक है ये, अक्षदा की लिपस्टिक नहीं है, ये बिजनेस की लिपस्टिक है। तो जब अक्षदा जाएगी अपने बिजनेस से लिपस्टिक लेने, तो बिजनेस क्या बोलेगा कि ठीक है तुम ले लो लिपस्टिक, पर तुम ये जो मेरे से लिपस्टिक ले रहे हो उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। अब मैं तुमको 10,000 रुपए नहीं दूंगा। बिजनेस क्या बोलता है? मैं तुमको, तुमने जो 1,000 की लिपस्टिक ले ली, मैं तुमको, अब मेरे पास तुमको, तुम्हारी तरफ सिर्फ 9,000 रुपए की जिम्मेदारी है। अब तुम्हारा कैपिटल सिर्फ 9,000 रुपया है, एंड व्हाट 1,000 रुपीज वर्थ ऑफ लिपस्टिक्स दैट यू आर टेकिंग, दैट इज कॉल्ड योर ड्रॉइंग्स। ठीक है, हम बिजनेस के कैपिटल में से एज अ ओनर जो निकालते हैं, चाहे वो पैसा हो चाहे वो असेट्स हो, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल ऑफ, दैट्स कॉल्ड द ड्रॉइंग्स फ्रॉम द बिजनेस। ओके, नाउ अभी ये तो सारे कॉन्सेप्ट्स हुए इन टर्म्स ऑफ हु आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस एंटिटी क्या है। ठीक है, बिजनेस ओनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कैपिटल क्या है, कैपिटल के बाद हमारे जो ड्राइंग्स क्या है, ये सब हमने डिस्कस करा। नाउ व्हाट वी वांट टू डिस्कस इज व्हाट आर द असेट्स ऑफ द बिजनेस। असेट्स क्या है? असेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अभी यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज। Economic resources of the entity. Business is a separate entity which will give benefit in future. Example, furniture, if you talk about land and building, or cash bank. Alright, तो assets हर वो चीज है जो हमको बिजनेस में आगे जाके फायदा देगी। ठीक है, आज मैंने अगर मैंने अपना एक 9,000 का जो मोबाइल खरीदा था, ठीक है, मोबाइल मेरे को बिजनेस में फायदा देगा। इट्स एन असेट फॉर द बिजनेस, क्योंकि अगर मोबाइल नहीं है तो मैं ऑनलाइन अपना बिजनेस करूंगी कैसे? ओके, तो मोबाइल इज अ असेट फॉर माय बिजनेस एंड इट इज अ इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है? इसका फाइनेंशियल वैल्यू है, एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल वैल्यू है तभी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तभी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जा रहा है। ठीक है, सो ऑल दीज ट्रांजैक्शंस दैट हमको असेट अगर हमको पता करना है, what is important for us to understand is it will give benefit in the future. अब वो फ्यूचर कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, फ्यूचर कल भी हो सकता है, फ्यूचर कुड बी अगले 12 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, इट कुड बी एनीथिंग, दैट इज सब्जेक्टिव, बट इंपॉर्टेंट इज इट शुड गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। ठीक है, हम अपने कैश, हम अपना बैंक बैलेंस जो बढ़ाते हैं इसलिए कि हम ट्रांजैक्शंस कर पाए। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा बिजनेस चलाने को तो हम ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे। ओके, बैंक इट हेल्प्स अस डेवलप द बिजनेस, ग्रो करने में हेल्प करता है, इट इज गिविंग अस बेनिफिट इन द फ्यूचर।
बिल्डिंग, हम जिस घर में रह के, हम लैंड बिल्डिंग पे जिस बिल्डिंग में रह के अपना बिजनेस चालू करते हैं, बिजनेस जिससे चलाते हैं, दैट इज गिविंग अस बेनिफिट इन द फ्यूचर, है ना. So all these points are actually the assets for the company. Assets के characteristics क्या क्या होते हैं? It should be owned by the business. ठीक है, owned by the business, again it's the same thing that we want to reiterate again and again. business का asset तभी होगा, business में recording तभी होगी जब वो business उसको own करेगा. हमने पहले बात करी थी, अगर अक्षदा ने एक घर खरीदा, वो घर उसने बिजनेस को ट्रांसफर नहीं करा, लुक्स कॉस्मेटिक्स को उसने ट्रांसफर नहीं करा, क्या लुक्स कॉस्मेटिक्स का वो असेट कहलाएगा? ये किसका असेट है? विल इट बी अक्षदा's असेट और विल इट बी लुक्स कॉस्मेटिक? लुक्स कॉस्मेटिक असेट नहीं होगा क्योंकि ये आगे ट्रांसफर ही नहीं हुआ. दिस इज अक्षदा's असेट्स. Okay, it could be tangible, that is it's a physical form, or it could either be intangible. अच्छा, this is also one important topic. ठीक है, tangible मतलब क्या है? tangible means something that you can touch and feel. अभी हम एक घर खरीदते हैं, हम एक जमीन खरीदते हैं, can we touch it? Yes, of course we can touch it. कैश को, हम पैसे को टच कर सकते हैं. There are some intangible assets also. Intangible कैसे होते हैं? Like our goodwill. हम जैसे जैसे अपना बिजनेस करते जाते हैं, बेस्ड ऑन आवर गुडविल वी गेट मोर कस्टमर्स. ठीक है, अगर मैं अपना लिपस्टिक्स बहुत अच्छी क्वालिटी का बेच रही हूँ, दैट विल गिव मी मोर कस्टमर्स. तो वो कहने को हमारा रिसोर्स है, इट्स एन इकोनॉमिक रिसोर्स. एंटिटी का है, यस एंटिटी का है, क्योंकि ये गुडविल बनाई किसने है? गुडविल बनाई है लुक्स कॉस्मेटिक्स ने, और वो हमको बेनिफिट देगा आगे वो हमको और कस्टमर लेकर आएगा. सो इट इज डेफिनेटली एन असेट, बट इट्स एन इंटेंजिबल असेट. इंटेंजिबल मतलब हम देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते. यू कैन नॉट एक्चुअली टच योर गुडविल. हम क्या कर सकते हैं? हमको समझ आता है कि अच्छा ठीक है, आज अगर मैंने अच्छे लिपस्टिक्स बेचे हैं, अगर मैंने 10,000 की सेल करी है, मेरे गुडविल के हिसाब से मेरी अगले साल 15,000 की सेल होनी चाहिए. Okay, so that's an intangible asset. It should have some value attached to it. Value attached to it, we talk about it earlier also. Economic resource, value नहीं है तो वो कोई asset होगा ही नहीं. आप उसको asset कैसे term कर सकते हो? आप उसको books of accounts में कैसे record कर सकते हो? It should be capable of being measured in monetary terms. बिल्कुल, अब वो हमारे monetary terms में measure होने चाहिए. अब हमने जो भी goodwill earn करी है, उस गुडविल को हम अपने मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करने को हमको दैट इट शुड हैव दैट कैपेबिलिटी. Okay, and that is a more detailed topic, how we calculate the goodwill of a business. वो बहुत detailed discussion है. We are not touching that now, but know for now that goodwill can be calculated. goodwill को हम calculate करके monetary terms में अपने books of accounts में record कर सकते हैं. When an asset or when any resource meets all the four criteria, only then will it be termed as an asset. Okay, so I think asset definition, the characteristics of assets are clear. What we are talking about are the types of assets. क्या क्या टाइप के assets होते हैं? Assets could be either current assets or it could be non-current assets. Current assets कौन से? Assets realizable within 12 months or in the normal operating cycle and held for the purposes of trading. Okay, now it's important that we understand what is a normal operating cycle. ठीक है, normal operating cycle क्या होती है? It's that cycle that helps us to convert the stock to sales. ठीक है, मान लो मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है. अब मैंने मान लो हमने जो बात की थी कि हमारा एक बेकरी का बिजनेस है. हमने जब अपना बेकरी का बिजनेस खोला था तो हम समझते हैं कि ऑन एन एवरेज हम जब अपना सामान खरीद लेते हैं, हमको उसको कन्वर्ट करके उससे फिनिश प्रोडक्ट मतलब कि केक बनाने में सपोज 1 मंथ का टाइम लगता है.
Okay, that 1 month period between the time that we have bought the raw materials, हमने मैदा खरीदा, शुगर खरीदा, बटर खरीदा, सारा सामान खरीदा, उस सामान को हम रियलाइज कर सकते हैं हम बाय द टाइम वी प्रिपेयर आवर केक्स, इट इज 1 month फ्रॉम देन, तो हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो जाता है, इट्स 1 month. ओके या फिर अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड बिजनेस ले लेते हैं, मे बी वी टेक अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस. आप देखते हो कंस्ट्रक्शन साइट्स साल दर साल बनते रहते हैं, 2 साल 3 साल, एक अगर नया प्रॉपर्टी आती है, एक नया हाउसिंग सोसाइटी बनती है, 2 साल 3 साल 4 साल वो प्रोजेक्ट चलता रहता है. तो क्या आप बोलोगे कि नहीं 12 महीने हैं तो 12 महीने के अंदर ही सब काम होना है? नहीं, उसका नॉर्मल साइकिल ही उतना है. कंस्ट्रक्शन बिजनेस में 2 साल 3 साल इज नॉर्मल. ठीक है, तो ये बिजनेस बाय बिजनेस असेस किया जाता है एंड इट इज वेरी स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री दैट यू आर इन. ऑलराइट, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि आपकी कितनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, इन दैट केस इट इज ऑलवेज 12 months. एंड जनरली हमारे जो IFRS स्टैंडर्ड्स हैं जो हमको नॉर्मली हम कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, इट्स मोर दैट द असेट्स आर रियलाइजेबल विद इन 12 months पीरियड. तो हम ऑन एन एवरेज 12 months फ्रॉम नाउ, तो आज अगर हम अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, आज अगर 31 March 2021 पे हम अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हमको लगता है कि जो कैश, जो इन्वेंट्री, जो देनदारी या लेनदारी, सॉरी नॉट देनदारी, देनदारी विल बी लायबिलिटीज, जो लेना है हमको, अगर हम उसको अगले 12 महीने में हमको पैसा मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड आवर करंट असेट्स. अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इट शुड बी हेल्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रेडिंग. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट शुड बी फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रेडिंग. हम अपना जो भी नॉर्मल हमारा बिजनेस है, अगर मेरा लिपस्टिक्स का बिजनेस है तो मैं जो लिपस्टिक्स खरीद रही हूँ, ओके, दैट इज माय करंट असेट्स. पर मैं लिपस्टिक्स करने के लिए जो मोबाइल खरीद रही हूँ, ओके, दैट इज नॉट माय करंट असेट, दैट इज एक्चुअली माय नॉन करंट असेट. ओके, मैं मोबाइल उठा के बेचने नहीं लग जाऊंगी, मेरे को उस मोबाइल से बेनिफिट मिलेगा, दैट विल हेल्प मी डू द लिपस्टिक बिजनेस. पर वो मोबाइल इट्स नॉट फॉर रीसेलिंग पर्पसेस. मोबाइल उठा के हमने बेच रहे हैं, दैट्स नॉट आवर बिजनेस एट ऑल. आवर बिजनेस इज लिपस्टिक्स. ओके, तो अगर हमको किसी भी एंटिटी का असेट्स, करंट असेट, नॉन करंट असेट जानना है, फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क इज व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस. बिजनेस किस इंडस्ट्री में है, बिजनेस का क्या एजेंडा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस. ओके, अगर मान लो आज मेरा मोबाइल का ही बिजनेस है, मैं मोबाइल बेचने का ही बिजनेस रखती हूँ, तो क्या मोबाइल मेरा करंट असेट है? यस ऑफ कोर्स, वो मेरा इन्वेंट्री बन जाता है. ठीक है, क्योंकि हम मोबाइल ही बेच रहे हैं, दैट इज माई पर्पस ऑफ डूइंग द बिजनेस. Okay, now what are the non-current assets? These are not held for reselling purposes. मतलब जो भी assets हैं उनको हम resell नहीं करना चाहते हैं, but we want to take the benefit out of them and these are held for considerable longer period of time. Okay, इनको टाइम लगता है that we realize the benefit. What we spoke कि हमने जो मोबाइल लिया 9,000 रुपए का, उसकी बेनिफिट हमको कितने साल में मिल रही है? 1, 2 and 3 years. ठीक है, दिस इज नॉट अ 12 month साइकिल. इसको हमको लिपस्टिक खरीद के बेचने में सपोज लाइक 1 महीना लगता है या 2 महीना लगता है. मोबाइल की हमको उसका हमने अपने पास मोबाइल खरीदा, मोबाइल हम उसको यूज कर रहे हैं एंड वी आर होल्डिंग द मोबाइल फॉर making our business but for a considerable longer period of time. That is why we term them as non-current assets. It could be any type of fixed assets, it could be any type of long-term investments. कभी कभी हमारे पास पैसा ज्यादा होता है, हम कहते हैं ठीक है कंपनी का पैसा, हमारा बिजनेस का पैसा उठा के हम किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं. उस इन्वेस्टमेंट को मैं सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं 4-6 महीने तक का नहीं, मैं उसको मान लो FD में पैसा डाला, ओके, 5 साल की मैंने उसकी टैक्स FD करा दी. That is a non-current asset. Okay, that's a non-current asset. Okay, so if we have to talk about other asset related terms, so what can we say?
इंटेंजिबल एसेट्स वी डिस्कस, उसका एक फिजिकल फॉर्म होता है, वी कैन टच एंड फील द asset. Intangible assets, they do not have a physical existence. For example, goodwill. This also we have discussed already. Now there is third type of asset that we called as a fictitious asset, and this is again so important, so important. आप इंटरव्यूज में जाओगे, आफ्टर यू हैव डन ऑल ऑफ योर मे बी योर CA, वट एवर यू हैव डन, जनरली ये इंटरव्यूअर्स आपको सवाल पूछ लेते हैं एज अ फ्रेशर कि व्हाट आर द फिक्टिशियस एसेट्स. ओके, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है. सो फिक्टिशियस एसेट्स आर द एसेट्स दैट हैज नो टैंजिबल एग्जिस्टेंस. उनका टैंजिबल एग्जिस्टेंस नहीं है. So you will say if it has no tangible existence, then how are they different from the intangible assets? क्योंकि intangible assets का भी tangible existence नहीं है. Okay, difference क्या है? They are represented as actual cash expenditure. Fictitious assets एक तरह का खर्चा है. ओके, दीज आर एक्चुअली एक्सपेंसेस, जिन एक्सपेंसेस को हमने बहुत बड़ा खर्चा कर दिया. मान लो आज मेरा बिजनेस है लुक्स कॉस्मेटिक्स का, जो मैंने बिजनेस खोला, ठीक है, मैंने उसके प्रमोशन के लिए रख लिया है. मैंने कहा अच्छा ठीक है, व्हाट्स दैट गर्ल, जानवी कपूर, या so I said okay, Janvi Kapoor should do the promotion for my business. वो मेरा लिपस्टिक का प्रमोशन करेगी. That advertisement she should do for Lux Cosmetic. ठीक है, जानवी कपूर से मैंने किया कॉन्ट्रैक्ट. ओके, जानवी कपूर से कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर सपोज 2 years पीरियड. हमने कहा अच्छा ठीक है, 2 साल तक के हमारे सारे लिपस्टिक्स को आप एंडोर्स करोगे, उसके बदले में हम आपको सपोज 1 लाख रुपए देंगे. ठीक है, अब जो हमने 1 लाख रुपया खर्चा दिया, हमने तुरंत पैसा तो दे दिया, हमने कैश जानवी कपूर को 1 लाख दे दिया, पर उसका बेनिफिट हमको कब तक मिलेगा? सिर्फ 1 साल नहीं मिलेगा, हमको अगले साल भी उसका बेनिफिट मिल रहा है. That benefit is getting extended over a period of time. ओके, तो उस हम खर्चे को क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, जो 1 लाख रुपए का हमने खर्चा किया है, हम उसको 2 साल में बांट देते हैं. पहले साल में हम उसको 50,000 का खर्चा बुक कर देते हैं, हमने उसका बेनिफिट ले लिया. ओके, हमने जो बचा हुआ 50,000 है उसका अभी तक बेनिफिट नहीं लिया, तो वो हम अगर अपने खर्चे में दिखाते हैं, इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि हमको बदले में उसका रेवेन्यू तो इस साल मिल ही नहीं रहा है ना. हमने खर्चा एक बार में बोल दिया कि ठीक है 1 लाख रुपए आप ले लो, 1 लाख रुपए के बदले में आप हमको 2 साल जब प्रमोशन करोगे, हमको उसको 2 साल में बेनिफिट मिलेगा. राइट, तो जो 50,000 का हम बेनिफिट अगले सालों में लेंगे, दैट वी एक्चुअली बुक एज अ asset for us, and that's called a fictitious assets. Okay, क्लासिक एग्जाम्पल इसका एडवर्टाइजमेंट ही होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हम जनरली लॉन्ग टर्म के लिए इनकर करते हैं, एंड देन वी जस्ट डेफर द एक्सपेंडिचर को. हम जितना अपने बुक्स में बुक करते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, वी विल टच बेस ऑन दैट टॉपिक अगेन, बट दीज आर ऑल द फिक्टिशियस असेट्स. Alright, so what are the liabilities? अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं. liabilities are obligations और debts. obligation मतलब क्या है? हमारी बनती है जिम्मेदारी. obligations are जिम्मेदारी. ठीक है, आज हमने अगर मम्मी ने चिंटू को भेज के 100 रुपए के समोसे लिए, तो मम्मी की जिम्मेदारी बनती है कि मम्मी जब नीचे जाए तो मम्मी समोसे वाले भैया को 100 रुपए दें. वो मम्मी की लाइबिलिटी है. ओके, इट इज लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर. एंटरप्राइज को यानी कि मम्मी को आगे कभी ना कभी वो समोसे के 100 रुपए देने ही हैं. आज नहीं दिए कल देंगे, कल नहीं दिए परसों देंगे, बट शी हैज टू मेक दैट पेमेंट ऑफ 100 रुपीज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, हम बैंक से लोन ले लेते हैं. हमने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पास अगर बिजनेस चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है मैं बैंक से थोड़ा सा उधार ले लेती हूँ. मैंने बैंक से 1 लाख रुपए लिया.
उस बैंक से मैं जब 1 लाख रुपए लेती हूँ तो मैं उसका कैश तो इनफ्लो दिखा देती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है मेरे पास पैसा आ गया बल्ले बल्ले, पर वो कैश के बदले में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बैंक को वो 1 लाख रुपया पूरा का पूरा या जिस भी फॉर्म में जितना भी अमाउंट का डिसाइड होता है, मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि अच्छा नहीं हम बैंक से पैसे लिए तो बैंक ने बोला कि तुम 1 लाख के बदले में 1,10,000 रुपए मेरे को दोगे, तो बैंक की जिम्मेदारी, बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो बैंक को पैसा दे। ठीक है, 1 लाख के बदले में 1,10,000 जो देते हैं तो वो जो डिफरेंशियल 10,000 रुपीज होता है दैट्स द इंटरेस्ट, द बैंक इंटरेस्ट। Liabilities again, current liabilities and non-current liabilities, the concept is fairly simple. अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, जनरली हम 12 मंथ्स को मानते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, जो भी करंट लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज देनदारी हमको आज से लेके अगले 12 महीने को पे करनी है, दैट्स अ करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो होते हैं, जैसे कि हमने बैंक का लोन लिया तो जनरली हम लॉन्ग पीरियड के लिए लेते हैं, 2 साल 3 साल 10 साल। ठीक है, दैट्स अ नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, हमने जो, जैसे मम्मी ने जो समोसे वाले से पैसे लिए थे, मम्मी ये थोड़ी बोलेंगे नहीं हम 2 साल बाद 100 रुपए लौटाएंगे, नहीं, वो ठीक है अगले 1 महीने 2 महीने 4 महीने में उनको देना ही है वो पैसा, दैट्स कॉल्ड आवर करंट लाइबिलिटी। ओके, other liability related terms are internal liabilities and the external liabilities। अब ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। internal liabilities are towards the owner of the business। ठीक है, हमने जब ये ट्रांजैक्शंस बोले थे, हमने बोला था दिस इज एन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन बट इट इज एन इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब हमारे ओनर के प्रति हमारी जो लाइबिलिटी है, ओनर ने, अक्षदा ने जो लुक्स कॉस्मेटिक्स में 10,000 रुपया डाला, वो लुक्स कॉस्मेटिक की लाइबिलिटी है एंड दैट्स एन इंटरनल लाइबिलिटी फॉर लुक्स कॉस्मेटिक्स। उसको कम से कम अक्षदा को 10,000 रुपया प्लस कुछ प्रॉफिट अर्न करके देना है। ठीक है, दैट इज द इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स। अभी हमने बात किया, हमने बैंक से 1 लाख रुपया लिया, वो बैंक वाला, बैंक से जो हमने पैसे लिया दैट्स एन एक्सटर्नल पार्टी टू अस। ओके, सो दैट्स एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ऑलराइट, तो अगला कॉन्सेप्ट आता है व्हाट आर द रिसीट्स। रिसीट्स क्या, अभी तक जो हमने बात करी, वी टॉक अबाउट ट्रांजैक्शंस क्या है, एंटिटी क्या है, बिजनेस क्या होता है। ओके, बिजनेस में असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं। जो ये सारे पॉइंट्स थे ना, दीज आर मोर रिलेटेड टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। असेट्स लाइबिलिटीज को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, इट्स अ शीट ऑफ बैलेंसेस। उसका हम टैली कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है हमारे पास कितने बैलेंस बचा है। हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है हमने बैंक से 1 लाख रुपए दिया, साल भर में हमने मान लो उनको 10,000 रुपया लौटाया, अब हमारे पास उनको 90,000 रुपया देना बाकी है, तो हम बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे, हम 1 लाख नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे व्हाट्स अ बैलेंस, हम दिखाएंगे 90,000 रुपया हमको देना है। Okay, so all these terms that we spoke about, those are related to balance sheet. अभी से लेके we are discussing more of the terms that are related to the profit loss account. Okay, so apart from balance sheet, there's another account that is called a profit loss account or a trading account. उसमें हम क्या करते हैं, अपने जो भी सारे जो खर्चे रहते हैं, okay, all the expenses, all the income, खर्चे जो भी हमारी आमदनी होती है, नॉट द बैलेंसेस बट द टोटल। ओके, क्या बोला हमने, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या फिर जो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाते हैं, टोटल्स। बैलेंस शीट में क्या जाते हैं, बैलेंसेस। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है एंड देन दिस इज द ड्राइविंग फैक्टर फॉर ऑल द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स। बैलेंस शीट में जाते हैं बैलेंसेस, नाम से ही समझ में आता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं टोटल, उस हेड का टोटल। सब्जी वाले का पूरा महीने का खर्चा अगर 1,500 रुपया है तो मम्मी उसमें सब्जी वाले का खर्चा दिखाएंगी, सब्जी का खर्चा दिखाएंगी, नॉट सब्जी वाला। ओके, ठीक है, सब्जी का खर्चा दिखाएंगी मम्मी 1,500 रुपया।
ठीक है, मम्मी ये नहीं बोलेंगी कि मेरे को सब्जी वाले को आखिरी में सिर्फ 100 रुपया देना है जो मैंने उससे उधारी ली थी, तो मैं उसको 100 रुपया ही पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाऊंगी। नहीं, मम्मी दिखाएंगी पूरा खर्चा। बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगी? बैलेंस शीट में दिखाएंगी देनदारी, लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी। मम्मी कहेगी अच्छा मेरे को सब्जी वाले को देना है कितना रुपया? 100 रुपया। दैट कम्स इन द बैलेंस शीट। ओके, so now what we talk about the receipts are inflow of cash। ठीक है, कैश आ रहा है उसको बोलते हैं रिसीट, कैश जा रहा है उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। रिसीट्स किस किस टाइप के होते हैं? रिसीट्स आर, इट कुड बी इधर रेवेन्यू रिसीट्स, इट कुड बी इधर कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स मतलब क्या? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओके, सो revenue receipts are those amounts that are received from sale of goods or services or both। हमारा जो नॉर्मल ऑपरेशंस है, हमारा अगर लिपस्टिक्स बेचने का बिजनेस है, लिपस्टिक्स के बेचने से हमको जो पैसा मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, now what are the capital receipts? Capital receipts are those that are not of revenue nature। ठीक है, अभी ऐसा बोलोगे अच्छा ठीक है, कैपिटल रिसीट क्या? जो रेवेन्यू नहीं है, जो रेवेन्यू क्या है वो कैपिटल नहीं है। ओके, सो कैपिटल रिसीट इज रिसीट्स दैट आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर। अब रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स ऐसे कौन कौन से होंगे जो नहीं है? मान लो हमने जो मोबाइल खरीदा, जो हमने 9,000 का मोबाइल खरीदा था, दैट इज नॉट फॉर सेल परचेज, वो सेल के लिए नहीं था। ठीक है, दैट वाज फॉर यूज ऑफ द बिजनेस। 3 साल के बाद हमने सोचा था कि उसकी वैल्यू हमको कुछ भी नहीं मिलेगी, हमको 3 साल के बाद मोबाइल की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, पर हम मान लो बाजार में बेचने गए, बाजार वाला बोला अरे ये मोबाइल तो मैं 1500 रुपए में ले लूंगा। मैंने क्या किया? मैंने मोबाइल को 1500 में बेच दिया। उस 1500 रुपया का जो मेरे को कैश मिला है फॉर द बिजनेस, क्योंकि ये मोबाइल किसका गया? बिजनेस का। 1500 रुपए किसकी जेब में जाएगा? अक्षदा के लुक्स कॉस्मेटिक्स के। ये 1500 रुपए जाएंगे लुक्स कॉस्मेटिक्स की जेब में। दिस इज अ कैपिटल रिसीट फॉर द बिजनेस, दिस इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि ये हमारे रेगुलर ऑपरेशंस के गुड्स सर्विसेज को बेच के हमको पैसा नहीं मिला है। ठीक है, अब जो कैपिटल रिसीट्स हैं, दीज ईदर इंक्रीज द लायबिलिटीज और रिड्यूस द लायबिलिटीज एंड आर हेंस शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, इंक्रीज द लायबिलिटी, अब क्या होता है कि अब हमारे पास, या फिर अगर आप देखो कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या फिर असेट कम हो रही है, वन एंड द सेम थिंग। नो, आई एम सॉरी, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है और साथ में हमारे असेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर लायबिलिटी कम हो रही है और असेट्स भी कम हो रहे हैं। जैसे क्या? मान लो हमने अपना बिजनेस, हमने मान लो बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। ओके, हमारा असेट भी इंक्रीज हुआ, हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ गया। इस ट्रांजैक्शन को, ठीक है, कहने को तो ये लायबिलिटी है, पर ये ट्रांजैक्शन जिससे हमारे पास कैपिटल रिसीट आ रही है, दिस इज ऑल्सो अ रिसीट एंड दिस इज अ कैपिटल रिसीट फॉर अस। कैश आ रहा है, दैट्स अ कैपिटल रिसीट फॉर अस, और इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, हमारा लोन भी बढ़ रहा है। Okay, the next thing is the expenditure or the outflow of cash। अब कैश इनफ्लो हो गया, कैश आउटफ्लो खर्चा। हम बिजनेस में क्या चलता रहता है ना, हम खर्चा करेंगे, हम पैसा कमाएंगे। ओके, सो एक्सपेंडिचर दैट इज द आउटफ्लो ऑफ कैश। Expenditures again, it could be either a capital expenditure, it could be revenue expenditure, it could be deferred revenue expenditure। ओके, व्हाट्स दिस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? नाउ अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अभी हम छोड़ देते हैं, दिस इज
so important, and this should be understood along with your fictitious assets. ठीक है, इसको भी भूल जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सिमिलरली जैसे हमने समझा था रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, उसी तरह से रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं. जिन एक्सपेंडिचर्स को, जिन खर्चे को हम करते हैं फॉर परचेजिंग असेट्स दैट विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. ठीक है, अब मैंने अगर वो मोबाइल बेच के मैंने 20,000 का नया मोबाइल खरीदा, ठीक है, मैंने खर्चा किया, मेरा कैश कम हुआ बाय 20,000 एंड आई बॉट अ मोबाइल ऑफ 20,000. हमारा एक तरह से एक टाइप का असेट बढ़ा, मोबाइल बढ़ा, एक टाइप का असेट कम हुआ, कैश कम हुआ, राइट. पर इस मोबाइल के यूज करने से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है. ठीक है, ये हमारा बहुत हाईटेक मोबाइल है. मैं बहुत जल्दी जल्दी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लिपस्टिक्स का पोस्ट डालूंगी. मैं सोशल मीडिया पे इकट्ठा डाल सकती हूँ कि अच्छा सुनो ये ऑफर्स हैं. दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर माई बिजनेस. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हो जाएंगे? अब जो हम खर्चा करते हैं, मान लो मैं जो अपने लिपस्टिक्स खरीद रही हूँ, जो मैंने लिपस्टिक्स मान लो 1,000 रुपए की खरीदी, ठीक है, बेचने के लिए, मैं बना तो नहीं रही हूँ लिपस्टिक्स, मैं खरीद के आगे बेच रही हूँ, बीच में अपना प्रॉफिट जोड़कर. वो जो 1,000 रुपए की मैंने लिपस्टिक्स खरीदी, उसके बदले में जो मैंने पैसा दिया 1,000 रुपया, दैट इज माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज दैट एक्सपेंडिचर इज फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज एंड दैट इज टू अर्न रेवेन्यू. वो हमारा रेवेन्यू, हमारा मेन बिजनेस उसी का है. मेरा बिजनेस है लिपस्टिक्स खरीदने का, ठीक है. उस लिपस्टिक्स को खरीदने के, सॉरी, लिपस्टिक्स बेचने का. उस लिपस्टिक्स को बेचने के लिए जब मैं लिपस्टिक्स खरीदती हूँ, उसका जो खर्चा करते हैं, दैट्स कॉल्ड माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है. रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या है? रेवेन्यू नेचर मतलब हम कैसे, हम अपने बिजनेस को earn to earn revenue, we are doing this expenditure to earn revenue. हम एडवर्टाइजमेंट का खर्चा इसलिए करते हैं कि हमारे को ज्यादा सेल मिले. जानवी कपूर को मैं 1 लाख रुपए तभी दूंगी जब मेरा बिजनेस बढ़ेगा. अगर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, अगर मेरे को रेवेन्यू अर्न नहीं करना है, देन व्हाई डू आई हैव टू पे 1 लाख रुपीज टू हर? ओके, पर उसका जो बेनिफिट है, वो 1 लाख रुपया का बेनिफिट है, जो हमने कहा कि हमने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जानवी कपूर को दिया, जो वो 2 सालों में हम उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, तो जो 50,000 रुपए हमने पहले साल में बुक कर लिया, हमने कहा ठीक है 1 लाख रुपए को 2 साल में बांट देते, 50,000 रुपया हम पहले साल में खर्चा बुक करेंगे. बैलेंस 50,000 इज माई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम अपने लिए असेट दिखाते हैं. असेट क्यों? पैसा हम दे चुके हैं, हमको बस उसका बेनिफिट मिलना बाकी है. ओके, दैट्स अ बेनिफिट दैट विल कम टू अस इन फ्यूचर. ऑलराइट, तो रेवेन्यू हो गया, रिसीट्स हो गए एंड एक्सपेंडिचर्स हो गए. अब एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस, ओके, इट कुड बी कंफ्यूजिंग फॉर यू कि क्या एक्सपेंडिचर होता है, क्या एक्सपेंस होता है. बट एक्सपेंस की बात की जाए, अमाउंट स्पेंड और इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, ठीक है, दैट इज योर एक्सपेंस. It may be cash payments such as salaries written off as part of fixed assets. ठीक है, एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर में आपका कैश बाहर जा रहा है. हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात करें, वी आर सेइंग इट्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश. एक्सपेंस की बात कर रहे हैं तो वी आर सेइंग कि चाहे कैश नहीं जा रहा,
राइटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड असेट, डेप्रिसिएशन। हमने कहा था 9,000 का जो मोबाइल खरीदा, जो 3 सालों में हम उसका 3,000 रुपया खर्चा बुक कर रहे हैं, दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ठीक है, वो कंपनी का खर्चा है, दैट्स अ बिजनेस एक्सपेंस। लुक्स कॉस्मेटिक्स उसको एक्सपेंस बुक करेगी। ओके, इट कुड बी द कैश पेमेंट, या फिर अगर मान लो हम मम्मी जो करती है, मम्मी जो घर चलाने के लिए जो उनने सब्जी का खर्चा किया, ओके, दैट सब्जी का खर्चा, दैट्स एन एक्सपेंस। दूध का खर्चा, दैट्स एन एक्सपेंस। ओके, ये जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसके 2 साइड होते हैं। ओके, ऑन दिस साइड वी राइट ऑल द एक्सपेंसेस, ऑन द राइट हैंड साइड इट्स ऑल द रिसीट्स, ऑल द इनकम। P&L में ऑल द एक्सपेंसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सारे इनकम ऑन द राइट हैंड साइड। दिस इज इनकम, दिस इज एक्सपेंस। ओके, सो इट्स अ टी शेप। P&L अकाउंट आप बोलो, आप ट्रेडिंग अकाउंट बोलो, आप बैलेंस शीट बोलो, इट्स अ टी शेप अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या डालते हैं, हम डालते हैं इस साइड पे सारे खर्चे, राइट हैंड साइड में हम डालते हैं सारी हमारी जितनी भी इनकम होती है। ऐसे ही हम बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड क्या दिखाते हैं, लाइबिलिटी, जितनी देनदारी होती है, दैट कम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। राइट हैंड साइड की पे हम क्या दिखाते हैं, ऑल आर असेट्स। सो इट्स अ टी शेप अकाउंट। अकाउंट कैसे बनता है, ये हमारा हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, हमारा बन जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके, यहाँ पे हम सारे बुक करते रहते हैं, एंड दिस इज अ बैलेंस शीट। इस साइड आ जाते हैं लेफ्ट साइड में सारे लाइबिलिटीज, एंड ऑन द राइट हैंड साइड कम्स ऑल द assets. Alright, so hope this is quite clear to you. What do we do now is talk about the different types of expense. Expense कैसे हो सकते हैं, expenses हो सकते हैं, it could be the prepaid expense or it could be an outstanding expense. Prepaid expense क्या है, खर्चा है, yes of course because it is called an expense, खर्चा है। expenses paid, खर्चा गया, पैसा हमने दे दिया, but relating to the next financial years। मैंने अपने मान लो मैंने जो इसमें इंश्योरेंस कराया, मैंने कहा कि मेरा स्टॉक इंश्योरेंस होना चाहिए, मैंने 2 साल के लिए अपफ्रंट पैसा दे दिया। ठीक है, 2 साल के लिए मैंने इंश्योरेंस का खर्चा, मैंने कहा 2,000 रुपया आप ले लो। ठीक है, इन 2 सालों में मेरा 1 साल का खर्चा मैंने पहले साल बुक कर लिया, जो बचा हुआ 1,000 है। ठीक है, इस 1,000 रुपए को, दिस इज माय प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारा खर्चा है, जो खर्चा हमने आगे करना था हमने पर पहले कर लिया। ठीक है, इसका हमको अगले साल में मिलेगा बेनिफिट, इसका हमको अगले साल दोबारा 1,000 रुपया खर्चा नहीं करना है। ऑलराइट, सिमिलरली वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब हमने खर्चा कर लिया पर हमने उसको पे नहीं किया। या फिर हम देखते हैं बिजली का बिल। ठीक है, क्लासिक एग्जांपल इसका होता है हमारा बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल। ठीक है, हमारा पोस्टपेड कनेक्शन होता है, हमने महीने भर में सपोज 1,000 रुपया का मोबाइल का यूजेज किया। ठीक है, उस मोबाइल का बिल हमको मिलता है अगले महीने 2 या 3 तारीख पे हमको बिल आता है। ठीक है, हमको उसका पेमेंट करना है, पर हमको बुक्स क्लोज करनी है, वो पैसा हमने अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, वो हमारे लिए देनदारी है, हमने खर्चा इनकर कर लिया है पर। ठीक है, हमने मोबाइल यूज कर लिया, उस 1,000 रुपए को हमको बिजनेस एंटरप्राइज को 1,000 रुपया देना है, मोबाइल कंपनी को 1,000 रुपया देना है, उस खर्चे को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके,
ओके तो अभी हमने बात कर ली व्हाट आर द एक्सपेंसेस, व्हाट आर द रेवेन्यू, हमने डिस्कस कर लिया कि एंटिटी क्या होती है, बिजनेस एंटिटी क्या होती है, ठीक है। अभी हमको बहुत सारे और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, और भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करनी है, दैट वी विल बी कवरिंग इन द अपकमिंग वीडियोस। मुझे लगता है कि ये वीडियो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इट विल बी नॉट जस्ट 2 पार्ट्स, मे बी 3 पार्ट्स और समथिंग, बट अच्छा होगा अगर हम उसको पार्ट बाय पार्ट करें। You just go through all the topics, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू जस्ट डंप ऑन द टॉपिक्स ऑन यू, ठीक है। हमको टॉपिक्स समझना है, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, हमको जरूरी है हम इसको समझें, एंड देन फ्रॉम हियर वी टेक फॉरवर्ड द एक्चुअल अकाउंटिंग। ओके ऑलराइट, तो फिर अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। मैं अपना पिछला वीडियो इस पे लिंक कर दूंगी, सो दैट इफ यू वांट टू गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड हैव अ लुक एट व्हाट आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट वी हैव कवर्ड इन द फर्स्ट वन, देन यू कैन गो थ्रू इट। Okay, thank you very much for your time. Have a great day. Bye.